इस बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए 31 देशों की सेनाओं के गठबंधन नेटो ने अपने 74 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स ड्रिल शुरू कर दी। नेटो और रूस एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है तब से दोनों जंग के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में रूस को डराने के लिए नेटो अपने सदस्य जर्मनी के यहां एक्सरसाइज करने उतर गया, जिसमें 25 देशों के करीब 250 विमान और 10,000 सैनिक 23 जून तक अपनी ताकत आजमाएंगे। जो जापान नेटो का हिस्सा भी नहीं है वो भी इसकी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नेटो इस बात की प्रैक्टिस करना चाहता है कि कल को अगर रूस उसके किसी भी सदस्य देश पर ड्रोन या मिसाइल अटैक कर दे तो उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए भी नजर आए। बताया गया कि नेटो की एयर डिफेंडर 23 नाम की इस ड्रिल में लड़ाकू विमान नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर के ऊपर लगभग 2000 उड़ानें भरेंगे। इस वजह से जर्मनी में आम उड़ानें लेट भी हो सकती हैं। लेकिन जर्मनी में जारी नेटो के हवाई अभ्यास के जवाब में रूस ने भी जापान सागर में अपना दम दिखाया। रूस के इस सैन्य अभ्यास में उसके युद्धपोत और खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाते नजर आए, जिसका एक वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में जापान सागर में मौजूद रूसी जहाजों से बमों की बारिश होती नजर आई। इस दौरान रूसी वायुसेना के बड़े बड़े विमान समंदर में मौजूद उसके युद्धपोतों से उड़ान भरते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने यह सब नेटो को जवाब देने के लिए किया, क्योंकि नेटो ने एक दिन पहले ही जर्मनी में अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की शुरुआत की है, जिसे पुतिन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि नेटो के इस ऐलान के बाद ही रूस ने जापान सागर में ड्रिल करने का फैसला लिया ताकि नेटो को अपनी ताकत दिखाई जा सके। इस बीच यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि जंग में जेलेंस्की की सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए नेटो हथियार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बनाएगा। खबर है कि इस मुद्दे पर नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को अहम बैठक भी होगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि जंग में जेलेंस्की की सेना को किस तरह जल्द से जल्द घातक हथियारों की सप्लाई हो सके। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक नेटो इसके लिए हथियार बनाने वाली कई कंपनियों पर दबाव बनाएगा ताकि युद्ध में यूक्रेन कहीं से भी कमजोर न पड़े। और युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए और इन देशों में मौजूद हथियार बनाने वाली कंपनियां लगातार यूक्रेन की जरूरतें पूरी करने में जुटी हैं। इसी तरह यूरोप के कई दूसरे देशों की कंपनियों ने भी हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन खबर है कि नेटो अब इन मददगार देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि यूक्रेन को हथियार मिलने में देर न हो। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। बताया गया कि अमेरिका जल्द जेलेंस्की की सेना को बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजेगा ताकि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के आगे कमजोर न पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान में यूक्रेन की कई स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका को मिली उसने तुरंत यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजने की तैयारी कर ली। ये दोनों ही अमेरिका की दमदार बख्तरबंद गाड़ियां हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी तो बर्फ, कीचड़ और रेत हर तरह के रास्ते पर दौड़ सकती है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा गोला बारूद भी देगा। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 7 जून को कोर्ट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के घर वालों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि विजय यादव पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था और वो 3 महीने पहले ही अपने घर लौटा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई से यूपी के जौनपुर लौटने के बाद वो कुछ दिन तक घर पर रहा, लेकिन 11 मई को विजय यादव अचानक गायब हो गया और आरोप है कि 7 जून को उसने लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर आए गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मार दी थी। इसी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लखनऊ पुलिस जौनपुर में विजय यादव के घर पहुंची और उसके घर वालों से बातचीत की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने विजय यादव के मां बाप और उसके भाइयों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं शूटर विजय यादव किसी गैंग से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि दावा यह किया गया था कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक आदमी की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में छिपा दिया गया। उसकी हत्या का शक दूसरे समुदाय के परिवार पर जताया गया। आरोप है कि हत्या करने के बाद शव को एक बोरे में भरकर जंगल में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया, जिससे किसी को घटना की जानकारी न हो। लेकिन शव से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसने जंगल से उस बोरे को बाहर निकाला, जिसमें पुलिस को एक आदमी के शव कई टुकड़ों में बरामद हुए। पुलिस ने उसकी पहचान हिमाचल प्रदेश के सिंगड़ी इलाके के रहने वाले 21 साल के मनोहर लाल के रूप में बताई। पुलिस ने जानकारी दी कि मनोहर लाल 6 जून से लापता था और उसके परिवार ने हत्या का शक दूसरे समुदाय के लोगों पर जताया, क्योंकि मनोहर लाल की उस परिवार की एक लड़की से बातचीत होती थी। इसी आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है। मामला 2 समुदायों के बीच का होने की वजह से अब इसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी जुड़ गए। उधर पाकिस्तान में सरकार में मंत्री मरियम नवाज ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का जमकर मजाक उड़ाया। 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद वहां की सरकार और सेना ने जिस तरह से सख्ती बरती, उसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने इमरान खान से किनारा कर लिया।
जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मौजूदा सरकार में मंत्री मरियम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इमरान खान पर तंज कसते हुए ये दावा किया कि कुछ दिनों में पीटीआई के नाम पर सिर्फ इमरान खान ही बचेंगे। साथ ही उन्होंने पीटीआई की हालत का मजाक बनाते हुए ये भी कहा कि इमरान खान की पार्टी एक रिक्शे में समा सकती है, क्योंकि अब पीटीआई में सिर्फ मुट्ठी भर नेता ही बचे हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक इमरान का साथ देंगे। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने 9 मई को पाकिस्तान में दंगे भड़काने की जो नाकाम कोशिश की वो उनकी 26 साल की राजनीति को बर्बाद कर देगी। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक रोज पहले इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 9 मई को हुई हिंसा में शामिल राजनीतिक दल और उनके नेता के खिलाफ सैन्य कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अगर इमरान खान के खिलाफ सेना के कानून के तहत कार्रवाई की गई तो उन्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मिल सकती है। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बिल्डिंग समेत 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की थी। वहीं आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों से तंग आकर पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी उसके संगठन में शामिल हो गए। TTP को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसने पिछले साल नवंबर के बाद कई आतंकी हमले कर पाकिस्तान सरकार को घुटनों पर ला दिया। और इसी वजह से TTP पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि इस आतंकी संगठन के निशाने पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल के जवान हैं। लेकिन अब TTP ने दावा किया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान उसके संगठन में शामिल हो गए। TTP ने अपने चैनल तकबीर मीडिया पर संगठन में शामिल होने वाले पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के नाम और उनकी तस्वीरें तक दिखा दी। और TTP के मुताबिक उसके संगठन में शामिल होने वाले सारे अधिकारी और जवान पाकिस्तान सरकार की नीतियों से परेशान थे। उसका ये भी कहना है कि बागी होने वालों में सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के अलावा पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने चुन चुनकर पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि अब पाकिस्तान की सेना ने भी इस बात पर हामी भर दी कि उस इलाके में आतंकियों से निपटने में उसके जवानों के पसीने छूट गए, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकियों का गढ़ है और इसीलिए वहां मौजूद आतंकी संगठन पाकिस्तान के जवानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अब तक आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना पर 15 बार हमले किए, जिनमें 141 जवान मारे गए और करीब 250 बुरी तरह घायल हो गए। और दावा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन TTP को बातचीत का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इन हमलों को आतंकी संगठनों का फैलाया हुआ झूठ बताया, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर लगातार होते हमलों की वजह से शहबाज शरीफ सरकार की चिंता बढ़ गई। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि चीन उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट के टुकड़े को खोजने में जुटा है। ऐसा दावा है कि उत्तर कोरिया की सैटेलाइट चीन और दक्षिण कोरिया के करीब के समंदर के किसी हिस्से में गिरी थी, जिसे 31 मई को उत्तर कोरिया ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए लॉन्च किया था। लेकिन लॉन्च के कुछ समय बाद ही वो सैटेलाइट फेल होकर समंदर में गिर गई थी और दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि समंदर के उसी हिस्से में चीन खोजबीन में जुटा है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उसके एक द्वीप से 200 किलोमीटर दूरी पर चीन के युद्धपोत तलाशी करते दिखे, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की तकनीक को जानना चाहता है। हालांकि दक्षिण कोरिया भी समंदर में उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट का कुछ मलबा निकालने का दावा कर चुका है। लेकिन चीन की इस खोज के बीच ही अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया फिर से सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी में जुट गया। इसके लिए उस रिसर्च ग्रुप ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया। इससे पहले उत्तर कोरिया की एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च होने के दौरान फेल होकर समंदर में गिर गई थी। लेकिन अब अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप ने दावा किया कि उत्तर कोरिया फिर से ऐसी ही सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश में जुट गया। इसके लिए अमेरिका के रिसर्च ग्रुप ने उत्तर कोरिया के सैटेलाइट स्टेशन की तस्वीर भी जारी की, जिसमें उत्तर कोरिया के सैटेलाइट स्टेशन पर हलचल देखी गई। वहां पर 4 से 5 गाड़ियां घूमती दिखी। इन तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया कि उत्तर कोरिया सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्लान बना रहा है। पहले 31 मई को उत्तर कोरिया के स्पाई सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो गया था, जिसके बाद किम जोंग उन ने फिर ऐसी ही सैटेलाइट लॉन्च करने का दावा किया था।